इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन भाग 3। इसमें हम जन नेता से पढ़ेंगे। जन नेता कौन? जिसके नियंत्रण में, जिसके नेतृत्व में अपना सारा आंदोलन चल रहा था, बस वही पढ़ना है। हमने ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लाल बाल पाल 3 पढ़े, अंबेडकर जी के बारे में पढ़े, अंबेडकर जी के साथ जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, उनके बारे में, ये जिन्ना के बारे में पढ़े जो पाकिस्तान की मांग की है, चलिए उनके बारे में। हालांकि नेहरू जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बारे में, महात्मा गांधी के कुछ जीवन वृत्तांत हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब जन नेता के तौर पर क्या होता है ये जानते हैं। तो 1922 की बात है। कब? आज से करीबन 102 बरस पहले। कितना? 102 बरस पहले। तो 1922 तक महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। जो बोला उसको पूरा करने के लिए कोशिश किए। अब सब लोग धीरे धीरे सब आंदोलन में साथ देने लगे थे। तो अब यह व्यवसायिकों और बुद्धिजीवियों का ही नहीं, जो व्यवसाय करते हैं उनका, जो पढ़े लिखे केवल उन्हीं का नहीं, बल्कि अब यह पूरा आंदोलन हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया कि हम भी हैं महात्मा जी, हम भी हैं, हम भी देश की आजादी में अपना योगदान देंगे, अब भी शीश कटाने के लिए तैयार हैं। और इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपना महात्मा कहने लगे थे। अब गांधी जी को आदर देते उनको एक महात्मा बना दिया गया। तो महात्मा कहने लगे तो महात्मा गांधी हो गया। मोहनदास करमचंद गांधी से अब महात्मा गांधी हो गया। आज वही देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी नहीं थे, उनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी, उनके बेटे का नाम धीरे धीरे गांधी आया ना। आज उसके वजह से सोनिया जी जो बाहर के देश की हैं वो भी गांधी लगाती हैं, उनका बेटा वो भी गांधी लगाता है। चाहे दूसरे प्रियंका गांधी का बेटा हो जाए वो भी गांधी लगाता है। अपने पिता का नाम भी तो लगाओ यार, जहां पर हो वहां पर पिता का नाम, जहां पर यहाँ पर तो माता का नाम से। मतलब गजब की ये बात है। सत्ता के लिए कुछ भी छोड़िए, वो सब बात की बात है। तो उन्होंने इस बात की प्रशंसा की और गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनने लगे थे। और महात्मा लोग बोल दिए तो महात्मा कैसा? सीधा साधा लोग होते हैं। तो इन्होंने भी कपड़ा त्याग दिया, सीधा साधा कपड़ा पहनने लगा, क्योंकि एक तरीके से भाव आ जाता है ना कि लोग महात्मा बोल रहे हैं तो हम भी तो महात्मा जैसे दिखने चाहिए ना, उस तरीके का। तो उनकी ही तरह रहते थे, उनकी ही तरह बोलते थे और उन्हीं की भाषा में बोलते थे। और अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनमें समानुभूति, समझना यहाँ पर कि समानुभूति रखते थे, एक समान की भावना रखते थे तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। आप यहाँ पर मतलब समझना, एक सन्यासी क्या करता है? कहीं अलग नहीं रहता है, जो समूह है उसी में रहता है, हर किसी को एक समान मानता है, हर किसी को एक ही आदर देता है, ना तुम्हारा ज्यादा ना तुम्हारा कम। और हर किसी से ऐसा संबंध के लगेगा कि भैया पत्थर से पत्थर जुड़ गया। ये नीचे की बारे में बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सामान्य जन मतलब आम लोग। तो आम लोग के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी, क्योंकि पूरे देश के लोग जिस तरह एक जैसा कपड़ा पहनते थे, साधारण सा, एकदम सिंपल सा, वैसे ही कपड़ा पहनने लगे थे गांधी जी। इसलिए एक लगाव सा फील होता था हर किसी को। जहां देखेंगे अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंगला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे। बाकी सब लोग सूट और इधर उधर के कपड़ा ही पहनते थे, सूट, कोट, शेरवानी, ये सब ज्यादा पहना करते थे और गांधी जी नहीं पहनते थे। यहाँ पर आगे देखना, वही गांधी जी और उन्हीं के साथ रहते हुए गांधी जी भी, गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे और इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा, समझना यहाँ पर कि प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। प्रत्येक दिन का कुछ समय वो चरखा चलाएंगे तो चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। सूत कातने के कार्य ने गांधी जी को प्रारंभिक और पारंपरिक जाति कौन सा होता है? सूत काटने का एक जाति भी होता था, सुतिया, और सब भी है। तो पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम, समझना यहाँ पर मानसिक मतलब दिमागी रूप से मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। मानसिक श्रम मतलब मन से मेहनत करना और कमाना, और हमारा शारीरिक श्रम होता है कि शरीर से खट खट कर कमाना, शरीर को घोट घोट कर कमाना, शरीर से मेहनत कर कर के कमाना। तो इन सब से थोड़ा अलग हटने के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया कि इन दोनों के बीच की दीवारों को तोड़ दिया जाए, कि लोग किसी को ये नहीं बोलेंगे कि ये इतना कमा रहा है, गरीब है तो इतना भिखार है, गरीब है। ये सब बातों से बचने के लिए कुछ ना कुछ वो करना चाहते थे। ये चित्र 13.5 में देखिएगा, 13.5 शायद यही चित्र है। यहाँ पर देखिए गांधी जी चरखा चला रहे हैं, कितना मस्त चला रहे हैं। शायद हमको भी आता, लेकिन हमारे जमाने आते आते चरखा खत्म हो चुका था। यहाँ पर लिखा है, चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अस्थायी पहचान बन गए और 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य मतलब अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिए। उनका यह नया रूप जो था ना, तपस्या और संन्यास मैंने बोला यहाँ पर, लेकिन संयम यहाँ पर लिखा हुआ है। तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना, और ये ऐसे विशेषताएं थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। यहाँ पर माना जाता है कि लोग गांधी जी हमारे संस्कृति के बहुत बढ़िया से जानने वाले लोग थे। वो लोग, क्योंकि जिसने देश के लिए बारे में सोचा, वो देश के बारे में तो कुछ ना कुछ तो जानेगा ना, देश के बारे में कुछ ना कुछ तो जानेगा। आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे वो। इसीलिए उनको महात्मा गांधी ऐसा ही नहीं कह दिया गया। महात्मा बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। बिना बलिदान का कुछ नहीं होता है। आज कोई एक बच्चा अगर खड़ा हो जाए, राजनेता बोलने लगे हम गांधी को नहीं मानते, साला तुम मानेगा क्या रे? तुम्हारा बाप उस लायक नहीं है कि तुम मानेगा। तुम्हारा बाप आजादी में लड़ा होता तब ना तुम बोलता कि गांधी जी को हम नहीं मानते। ऐसे सुअर चोट्टा लोगों को बैकवर्ड करो, मतलब सुनने की जरूरत नहीं है। ये सुअरों को चुनोगे तो तुम्हें नाली में ही रहना पड़ेगा, इसलिए तुम इंसान को चुनो कि तुम्हें उस नाली से बाहर निकाल सकता है। जिसने गांधी को गाली दिया उसको जूता से मारो, और जो बोले कि सावरकर मुर्दाबाद। लेकिन यहां पर समझना, कोई हमसे पूछे कि अब गांधी को बोलो जिंदाबाद, सावरकर और जो सावरकर थे उनको बोलो मुर्दाबाद, हम बोल देंगे। कैसे बोलेंगे ये सुनो आप। अगर बाप के सामने अगर भाई को मुर्दाबाद बोलना पड़े तो कोई बड़ा बड़ी बात नहीं होता है। बाप के सामने अगर भाई को बुरा भला बोलना भी पड़े किसी मजबूरन वर्ष, तो कोई बड़का बड़ी बात यहाँ पर नहीं हो जाती है, क्योंकि गांधी हमारे लिए पूजनीय है, इसीलिए गांधी जिंदाबाद। और सावरकर भी हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन गांधी जी से महान नहीं मानते, क्योंकि गांधी जी महान है और तो हमारे भाई जैसे हैं। तो भाई को हम थोड़ा सा गलत भी बोल देंगे तो लोग बुरा नहीं मानेगा। इसलिए थोड़े से अलग हटकर, थोड़े से अलग तरीके से सोचकर एक को बाप बनाओ, एक को भाई बनाओ, कि दोनों का आदर रह जाए। क्योंकि दोनों का आदर आपके दिल में रहता है ना, तो आपके शब्द मायने नहीं रखते, उस समय आपका आदर मायने रखता है। अब यहाँ पर देखो चरखा चलाते हुए क्या यहाँ पर लिखा गया है कि महात्मा गांधी आधुनिक युग मतलब उस समय के, जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को काट दिया था, तो उस सब के घोर आलोचक थे महात्मा गांधी। उन्होंने, अब गांधी जी ने चरखा को एक ऐसा, क्योंकि देखो जो लोग कीमत जानते हैं ना किसी को, वही कीमत लगा सकते हैं। एक हीरे की काबिलियत वही पहचानता है जो अच्छा सोनार होता है। जो जोहरी अच्छा, वही सोने और हीरे की पहचान रख सकता है। तो उन्होंने चरखे को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें
मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा, इससे इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी मतलब बताते हैं, स्वावलंबी बना सकता था। मतलब अपना कार्य खुद करने का, आत्मनिर्भर, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। खुद से काम करो, खुद से कमाओ। तो हम गांव के इर्द गिर्द में रहे हैं, कुछ सालों तक हमारी परवरिश गांव में हुई है। तो जितना हम जानते हैं, जितना हम सुने हैं कि 2006, 7, 8 तक चरखा का चलन था, बहुत बढ़िया से प्रचलन था। लेकिन हमारे घर में करीब करीब 2002 में चरखा खत्म हो गया। क्योंकि हमें याद क्यों है, हमारी एक बड़ी मम्मी लगेंगे तो वो चरखा चलाती थी, मतलब रुई से वो धागा बनाती थी और धागा मतलब चला जाता था। घर से एक व्यापारी आएगा, खरीद के लेकर चला जाएगा। और देखो धागा हम लोग बनाते किस चीज के थे, तो हम लोग मतलब खेत वगैरह में अकवन की खेती किया करते थे। अकवन एक ऐसा पौधा जैसा होता है, बाद में पेड़ भी हो जाता है छोटा सा। तो उसमें का जो फल होता है ना, वो फल साल में 2 बार होता है और उसको सुखाने के बाद, उसको फाड़ने के बाद उसमें से रुई निकलता है। तो एक उसका रुई, और हमारे गांव में क्या, हर गांव में सिमहड़ का पेड़ होता है, कांटा वाला पेड़। तो वहां से जो लाल 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 फूल गिरता है ना, तो उसमें रुई होता है। तो उन 2 रुई का इस्तेमाल करके, 2 रुई का छाट कर उसमें से हम लोग उससे क्या बनाते, धागा बनाते थे। वो धागा व्यापारी आता था, व्यापारी खरीद के लेके चला जाता था। क्योंकि देखो कीरा वाला धागा अलग है, कमल का धागा अलग है। तो हम लोग ये जो बनाते थे ना, सेमहर का फूल का लेकर उसका रुई निकालेंगे और अकवन का रुई निकालेंगे, उससे बनाते थे। तो वो भी धागा कोई कमजोर नहीं होता था। उसका भी जब मैन्युफैक्चरिंग होता था, थोड़ा उसमें मटेरियल लगाए जाते थे, तो वो भी बहुत मजबूत हो जाता था। हमारी जब दादी जिंदा थी तो हमारे घर के पीछे जो अकवन का पेड़ था, तो साल में 2 बार तो होगा रुई उसमें से। तो हम लोग का काम था कि वो तूर कर लाना, तूर कर लाने के बाद उसमें से रुई निकालना और रुई निकाल कर उनको देना। और जब हम दे देंगे तो उसी रुई को तकिए में भरकर उसको सिल देती थी और उसी पर सिर रख के सोती थी। और बोलती थी कि सिर दर्द नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, ब्रेन हैमेज का प्रॉब्लम खत्म, खांसी सर्दी सब चीज का प्रॉब्लम खत्म। तो जब तक जवान थी उनको कोई बीमारी नहीं होता था जल्दी। लेकिन बुढ़ापे की मार कौन बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता उससे। इसलिए बुढ़ापा आया, जब अंतिम समय आया तो सारा दिमाग खत्म हो गया और हमारी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो जो उन्होंने किया उससे मैंने कुछ सीखा, और जो मैंने सीखा मैं सोचता हूं कि आपको भी सिखा सकता हूं, तो सिखाता हूं। तो ये सब टेक्निक हुआ करते थे। सरसों का पीला वाला सरसों भर कर लोग तकिए पे लगाते थे, तकिए में भर देते थे, उसको सिर के नीचे लगाते थे। वो सेमहर का उसका रुई लगाते थे, कपड़ा काट कर लगा देते थे। और बहुत सारे लोग क्या करते थे, ईंट रखकर भी उसके ऊपर चादर रखकर सो जाते थे। आज भी गांव में जाओगे शादी विवाह में तो किसी को होगा कि तकिए नहीं मिलते हैं, तो क्या करता है, सीधा क्या करेगा कि जो बिछावन होता है, बिछावन के नीचे एक ईंटा लगाएगा और उसके बाद सिर रखकर आराम से सो जाएगा। तो ये भैया हम लोग गांव की जिंदगी है, हम लोग गांव की जिंदगी जीने वाले इंसान है। हम लोग हर कर्म से गुजरे हुए हैं, हर चीज किए हुए हैं जो एक गांव का बच्चा करता है। तो इसमें दिक्कत क्या है, आपको वो मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो टाउन में रहने वाले लोग होते हैं उनको नहीं मिलता है। लेकिन गांव में रहने वाले अधिकतर बच्चे जो 2000, 2002, 2003 के करीब में होंगे, तो उनको ये सब सीखने को, जानने को मिला होगा। लेकिन आज के समय में भी है, लेकिन उतना प्रचलन नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चे गांव के टेक्निक पर भरोसा नहीं करते, शहर के लवंडियाबाजी पर भरोसा करते हैं। तो वो समझे और उनका काम समझे। हम तो है कि अपनी संस्कृति को आजमाएंगे, अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आज तक मैंने इंग्लिश सीख क्यों नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे तो संस्कृत सीखना है। अब मुझे संस्कृत सीखना है तो संस्कृत सीख रहा हूं। मेरी आपत्ति देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि मेरी आपत्ति मशीनों के प्रति सनक से है। सनक से मतलब क्या? मतलब बहुत ज्यादा काम करने से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है।
मतलब समझना यहाँ पर कि यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी की है। मतलब श्रम को हम बढ़ाएंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। मशीन आ जाएगा तो झंझट ही खत्म हो जाता है। मशीन आ गया तो देख रहे हो ना कितना प्रॉब्लम हो जा रहा है, कितने लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। पहले पत्तल बनता था किस चीज का? पहले पत्ता का पत्तल बनता था। किस चीज का? पतई का पत्तल। पेड़ का पत्ता को जोड़ जोड़ कर पत्तल बनाए जाते थे, तो वो पत्तल भी चलता था भैया, बहुत बढ़िया चलता था, फिर से डिस्पोज भी हो जाता था बहुत बढ़िया से। लेकिन आज जमाना बदल गया है, लोगों को चाहिए फॉर्म, लोगों को चाहिए प्लास्टिक। मरो, तुम प्लास्टिक खाओगे खाओगे मरो। लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में उतना तो पावर है नहीं कि हम समाज को बदल सके, लेकिन हमारे वाणी से, हमारे बोलने की वजह से अगर कोई समझता है तो जरूर कोशिश करेंगे कि समझ पावे। चलिए आगे देखते हैं। तो उनका था कि भैया बचाएंगे क्योंकि अपना श्रम चाहिए, और ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़क पर न फेंक दिए जाए। मतलब हजारों लोग भूखे ना रहे तब तक हम करेंगे, जब तक देश का हर जवान हर बच्चा भूखा ना सोए तब तक करेंगे। लेकिन पहले ही इनको नाथूराम गोडसे ने टपका दिया। और कारण था भैया, कारण था उसका भी, नाथूराम गोडसे का भी बहुत बड़ा कारण था। लेकिन कारण अलग बात हो जाती है। जिसने देश को जोड़ना चाहा, जिसने देश को बनाना चाहा, जिसने देश को आजाद कराना चाहा, वो चाहेगा ना कि भैया हमारे देश में जो परिवार है एक दूसरे से मिल जाएं, चाहे बंटवारा भी हो तो बराबर हो। तो उनकी गलती नहीं थी, गलती तो सत्ताधारी लोगों की थी कि मानसिकता पूरा हो जाने के बाद, चाहत पूरी हो जाने के बाद उन्होंने मरवा दिया। तो ऐसे सत्ताधारी लोगों को क्या बोलूं मैं, छोड़ो आप। तो मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूं। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूं। ये लिखा गया है कब? इंग इंडिया 13 नवंबर 1924 को इंग इंडिया बुक में आपको लिखा गया है। इंग नहीं होगा, ये इन इंडिया होगा। इसको पढ़ने में थोड़ा इंग्लिश वाला अलग है, लेकिन मेरे आशय से इसको इंग इंडिया बोला जाएगा। इंग इंडिया, अब कुछ भी हो सकता है। अब नीचे देखना यहाँ पर खद्दर मशीन। खद्दर मशीन क्या होता है? तो खद्दर मशीनरों को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि जो मशीन है बनाने वाला उनको नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करना चाहता हूं, नियम से लाना चाहता हूं कि आप इतना ही ज्यादा डेवलपमेंट करोगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। और ये करना चाहता हूं कि हर कोई अपने अपने झोपड़ी में अपना काम करे, क्योंकि हर लोगों के हाथ में व्यापार होगा ना, तो हर लोग अपने कपड़े को खुद सिल कर पहन सकते हैं, खुद खरीद सकते हैं, उनका भी पर्व त्योहार अच्छे तरीके से हो सकता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि पहले भी पहिया होती थी। टमटम में पहिया, बैलगाड़ी में पहिया, हर चीज में पहिया, चरखे में पहिया, मशीनों में पहिया। तो पहिया था, ऐसा नहीं कि पहिया नहीं था, पहिया था। लेकिन उसका नमूना और उसकी कलात्मक कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया। आज से 1600-1700 साल पहले उन लोगों ने कर चुके थे, हमसे भी पहले वो लोग थे। बताओ, आज हम लोग पत्थर में काट कर एक डिजाइन नहीं बना सकते बिना मशीन का। उन लोगों ने बिना मशीन का पत्थर में डिजाइन बनाया, ऐसा पत्थर बनाया कि वो हवा में रोटेट किया जा सकता है उसको। समझो क्या टेक्निक होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या उस समय के खगोल शास्त्र होंगे, क्या उस समय के वैज्ञानिक होंगे, वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक। एक तरीके से बहुत महान कला थी उस समय। तो हम अपने संस्कृति को भूल गए हैं, हमें याद करना होगा अपनी संस्कृति को, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इतिहासकार शाहिद आमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की। और फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। तो ये महात्मा का स्वागत था, आदर था तो किए ही, क्योंकि उनके गांव से गुजरे थे। तो उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक
हिंदी समाचार पत्र ने यह रिपोर्ट लिखा है। आपको मैं पढ़ कर सुनाता हूं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। ननखार जगह है। ननखार, देवरिया, गौड़ी बाजार, चौड़ी चौड़ा और कुसुमही स्टेशन पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे, ज्यादा ही लोग थे। महात्मा जी कुसुमही, क्या नाम है, कुसुमही, तो कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बाद, जंगल के बीच होने के बावजूद भी उस स्टेशन पर 10 हजार से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर, प्रेम के वजह से कुछ लोग रोते हुए देखे गए और देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी मतलब दान देना चाहते थे। जो बन मतलब हो सकता था वो भी दान देना चाहते थे। और उस समय का नहीं पता क्या दान देना चाहते थे, किंतु गांधी जी ने उन्होंने उस दान को गोरखपुर में दान देने को कहा। लेकिन चौड़ी चौड़ा में एक मरवाड़ी सज्जन, क्या है, मरवाड़ी लोग, उन्होंने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया और इसके बाद यह क्रम रुक नहीं पाया और रुका नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी थी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा गांधी एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए थे और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। ये बात गोरखपुर की है। अब आगे बताने से पहले मैं आपको चमत्कारिक और अविश्वसनीय बात एक स्रोत 2 में है उसको बताता हूं। संयुक्त प्रांत की बात है तो उसके स्थानीय समाचार पत्रों में उस समय फैले हुए अफवाहें दर्ज की गई है और ये अफवाहें थी कि जिस किसी भी व्यक्ति ने महात्मा की शक्ति को परखना चाहा उसे अचंभा हुआ। जैसे में 1 नंबर बस्ती गांव, तो बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी को तब विश्वास करेंगे जब उनके कारखाने जहां गुड़ का उत्पादन होता था उनमें गन्ने के रस से भरी कराहा मतलब पूरा जो बरका से कढ़ाई होता है, तो रस से भरी कढ़ाई का बरका रूप कराहा, तो कराहा उबलता हुआ 2 भागों में टूट जाएगा। तुरंत ही कराहा वास्तव में बीच से 2 भागों में टूट गया। जैसे बोला वो टूट गया, ले भैया मान अब कि वो भगवान है। तो ये अफवाह उठा करते थे। आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे। तो अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल बन चुका था और तिल बन गया। तो ये अफवाहें उस समय फैल गई थी और ये अफवाहें कितनी सही है कितनी गलत है आज तक किसी ने अंदाजा नहीं लगाया और किसी को पूरा कठिन से कठिन मेहनत करने के बाद भी सबूत कुछ नहीं मिला। लेकिन ये अफवाहें मिली। अब देखो क्या हो सकता है। गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। जहां गए वहां फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार करने के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को स्वीकृत करने की शक्ति थी, मनवाने की शक्ति थी, चाहे उसकी अस्वीकृति करने की भी शक्ति थी। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया था कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है, मतलब अंग्रेज बादशाह से ज्यादा है, अंग्रेज राजा से ज्यादा है और यह कि उनके आगे और उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। ऐसा लोग अफवाह उठाते थे और मानते थे और बात भी सही हुआ, भागे ही गांधी जी की वजह से। गांधी जी का विरोध करने वाले जितने भी थे, गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी है कि जिन्होंने विरोध किया उनको तुरंत उनका जवाब भी मिल गया। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले जो गलत बोलते थे गांधी जी के बारे में, गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई।
लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने गांधी जी के बारे में गलत बोला उनका घर तोड़ दिया गया, रातारात घर तोड़ दिया गया, उनके गेहूं उनके फसल में आग लगा दिए गए। तो ये सब कहानी थी, वो भी एक राज था और वो राज ही रहे तो अच्छी बात है। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा, गांधी बाबा, गांधी महाराज और सामान्य में आम भाषा में महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसानों के लिए एक उदारक के सम्मान थे, मतलब एक उदार भाव रखने वाले के बराबर थे, जो उनकी ऊंची करों और दामनात्मक अधिकारों से सुरक्षा कराने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा, आपके इज्जत वगैरह को तो मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। तो ये बात सब कोई मान लिए थे कि हमारी मान मर्यादा को वापस लाएंगे, हमारी इज्जत को लौटाएंगे और हमारे से जो जबरदस्ती होता है उसको बचाएंगे और हमें सुरक्षा प्रदान करवाएंगे। गरीबों, विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी गरीबों के बीच में, खास करके किसानों के बीच में गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। तो जाति से महात्मा गांधी, समझना यहाँ पर कि जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी और पेशे से वकील थे। जाति से व्यापारी थे और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली, शादी विवाह वाली बात नहीं चल रही है, सिंपल जीवन शैली। तो सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। जहां पर हम बात कर लेंगे तो जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, क्या कृपा की दृष्टि से ही कृपा करेंगे, वहीं न केवल उनके जैसा देखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि गांधी जी के जैसा रूपरेखा, गांधी जी के जैसा पहनावा, गांधी जी जैसा सोच विचार, गांधी जी के जैसा उनका व्यवहार, सबका कॉपी करने के लिए लोग तैयार थे, एकदम उतारू थे कि हम भी करेंगे तो करेंगे। बचपन से ही हमारी क्लास की बात बताता हूं, बचपन से हमारे क्लास में जितने भी बच्चे थे आज अलग अलग प्रकार के सब कपड़े पहना करते थे, आज भी बहुत पहनते हैं, लेकिन हमारा उस समय से भी फॉर्मल पहनना था क्योंकि हमारे पिताजी वकील हैं, तो कपड़ा फॉर्मल पहनने की आदत थी हमें, स्कूल ड्रेस फॉर्मल कपड़ा। बस हमने आज तक उस समय तक ले जींस जल्दी पहना नहीं, कभी कोई गिफ्ट कर दिया, खरीद के दे दिया तो पहन लिया, नहीं तो कौन पहनता है भैया ये सब चीज। तो ये विदेशी चीजों को मारो गोली यार, जितना मजा धोती में है कितना जींस में है क्या। लेकिन बात है कि जींस लोगों को कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि एक दिन पहन लो तो 10, 15, 20 दिन धोने की जरूरत नहीं है, और धोती 2 दिन में आपको धोना ही पड़ेगा, चाहे आप हाँ बोलो चाहे ना बोलो। चलिए आगे देखते हैं। ये स्रोत 2 जारी है आगे कि ऐसे अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपराध और यहाँ पर निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हो गए। जिन्होंने गांधी जी के बारे में गलत बोला, लोगों ने उनकी खटिया गड़ी कर दी। तो गोरखपुर की बात है कि गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया, उनके घर में आग लगा दी गई, आग लग गई। अब आग लगी नहीं होगी, आग लगा दी गई होगी। अब यहाँ पर 2 अप्रैल की बात चल रही है, सॉरी 2 अप्रैल नहीं 2, तो अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। तो ये भी अफवाह था, लेकिन ये मानते हैं कि सही हो सकता है, क्योंकि एक आदर्श आदमी को आप गाली दोगे ना तो भगवान भी कहता है रुक तेरे को बताता हूं। 3 नंबर भी गोरखपुर का है कि गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय कर लिया, शराब नहीं पिएंगे। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा,
जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़े की बारिश होने लगी। रोड़े मतलब पत्थर की बारिश होने लगी छोटा छोटा, और जब ही सामने गांधी जी का नाम लिया रोड़ों की बारिश बंद हो गई। जैसे मैं रात बिरात कभी जाते हो तो आपको भूत प्रेत का सपना आने लगता है, भूत प्रेत दिखने लगते हैं, बहुत सारे चीज दिखने लगते हैं और अनेकों प्रकार के आग गिरते हुए दिखाई देने लगते हैं, भूत सामने आ रहा है ऐसा दिखाई देता है। और जैसे बोलते हो जय श्री राम जय बजरंगबली, है सारा खत्म। तो बात यहीं पर सामने आ जाती है कि इसी तरीके से उनको भगवान बना दिया गया, महात्मा बना दिया गया अफवाह की वजह से। लेकिन गांधी जी की काम भी था, गांधी जी काम भी किए थे जिसके वजह से हम उनको महात्मा बोल सकते हैं। क्योंकि लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान करना किसी के लिए चालू कर दिया, वो आम इंसान तो नहीं होगा। क्या होगा? आम इंसान तो नहीं होगा। और ये बात आ जाती है कि महात्मा गांधी का जन अनुरोध निस्संदेह कपट से मुक्त था। वो किसी धांधली, किसी अपने स्वार्थ, किसी नफरत के लिए नहीं करना चाहते थे। जो भी करना चाहते थे देश के लिए करना चाहते थे, और देश के लिए ही सब कुछ उन्होंने किया। क्यों किया? देश के लिए ही उन्होंने सब कुछ किया। अब देखो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में, ठीक है? तो आप इसके आगे आप पढ़ सकते हो, खुद से तो पढ़ लेना, और नहीं तो कोशिश करना कि हम इसको समझ सके। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो 2 बार इसको आप सुनना। अगर आप पढ़ते हो तो एक बार अगर पढ़ कर आते हो ना, तो एक बार पढ़ाने के बाद, सुनने के बाद सीधा दिमाग में इंटर करेगा, अच्छा सर ने ये बात बताया, आज ये बात समझाएं, ये बात समझ में आया, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में घूमने लगेगी तो सब चीज याद रहेगा। क्या याद रहेगा? सारे अफवाहों को आप याद रखा, 1921 में कहां कहां गए वो सब भी याद रखे। ये कैसे याद रहता है? बिना कुछ कहले तो याद रहता नहीं है, कुछ करने के बाद ही याद रहता है। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है, निस्संदेह आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।